गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आज आप देखें हम कहाँ आ गए। सबसे बड़ी टेंशन ये हो रही होगी कि हम आ कहाँ गए हैं यहाँ पे आज। और जनाब आज अगर हम बात करें तो बेसिकली राइजिंग पाकिस्तान में एक बिल्कुल आप देख रहे हैं कि हमारा सेट डिफरेंट है, लेकिन आप ये मत सोचें कि राइजिंग पाकिस्तान जो है वो डिफरेंट हो गया, हम कोई स्पोर्ट्स का प्रोग्राम लेके बैठ गए। पीछे मेरे आप देख सकते हैं जैसे कि है राइजिंग पाकिस्तान और बहुत ही खूबसूरत सा सेट हम आपको नज़र आ रहा है। पीटीवी स्पोर्ट्स पे भी आप देखते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना वर्ल्ड कप फीवर जो पूरी कौम पे आजकल जो है ना सवार है और पूरी कौम जो है वो वर्ल्ड कप करी है, तो हम क्यों ना ऐसे करें कि पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ कोलैबोरेशन कर लें। हमने सोचा कि पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ मिल के राइजिंग पाकिस्तान जो है पीटीवी होम पे आप लोगों का साथ दें, जहाँ पर हम इसी सेट पे आपसे बातें करें, इसी सेट पे, और हम आपसे बेसिकली बात कर सकें कि आजकल वर्ल्ड कप बेसिकली हो क्या रहा है वर्ल्ड कप में। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात करेंगे, यहाँ पे हम क्रिकेट की बात करते रहेंगे। राइजिंग पाकिस्तान का जो एक्चुअल फॉर्मेट है वही फॉलो होगा, उसमें हम एक आध सेगमेंट ऐड कर दिया करेंगे जिसमें हम आपको बताया करेंगे कि क्रिकेट अपडेट बेसिकली हम आपको दिया करेंगे। उसके लिए हमारे एक्सपर्ट होंगे हमारे साथ, जैसे कि आज भी हमारे एक्सपर्ट जो है वो आपके साथ मौजूद होंगे, जिनका नाम है मोहम्मद उवैस, और आज वो हमें अपडेट करेंगे बेसिकली कि क्रिकेट में हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि ज़्यादा चांसेस किसके हैं जीतने के। तो आज हम ज़रा उनसे पूछेंगे, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि पिच किसका साथ दे रही है, और इसके अलावा वेदर की क्या कंडीशन रहेगी, और जो है कौन सी टीम्स जो हैं वो कितना क्वालिफाई कर सकेंगी। सो आज हम बात करेंगे अपने इस स्पेशल सेगमेंट जो राइजिंग पाकिस्तान में हम ऐड करेंगे। मैंने कहा ज़रा हम क्रिकेट की बातें पहले कर दें क्योंकि सेट बहुत अच्छा लग रहा है अभी इस वक्त। लेकिन जनाब ये मत भूलें कि हमारे बच्चे जो हैं ना वो भी क्रिकेट में पीछे नहीं हैं। तो आपकी मुलाकात आज हम करवाएंगे शाहिद आफरीदी से। अरजान आएंगे, उन्होंने कहा कि आज आपकी मुलाकात करवाएंगे हम शाहिद आफरीदी से। तो शाहिद आफरीदी से आज वो हमारी कैसे मुलाकात करवाते हैं, उनके बारे में हम हमें क्या बताते हैं, ये हम जानेंगे अपने आज के किड्स सेगमेंट में। और जनाब इसके अलावा 3 अच्छी खबरें लेकर आएंगी तैयबा जो हैं वो हमारे लिए लाएंगी 3 अच्छी खबरें। लेकिन अच्छी खबरें जो होंगी वो स्पोर्ट्स से तो वो ऐड ज़रूर करेंगी, लेकिन उसके साथ पूरी दुनिया से जो हमारा फॉर्मेट है गुड न्यूज़ का वो गुड न्यूज़ फॉलो करेंगी। लेकिन आप लोगों ने नहीं भूलना कि आप लोगों ने अपने फेसबुक पेज पे जाना है। अपना फेसबुक पेज में इसलिए कहती हूँ क्योंकि फैमिली है हमारी, और राइजिंग पाकिस्तान का जो फेसबुक पेज है वो हम सब ने मिल के एक चीज़ क्रिएट की है, इसको हम लेके चले। तो वहाँ पे आपने बताना है कि कौन सी ऐसी खबरें हैं जो कि आपके इर्द गिर्द हैं और आपको लगता है कि वो हमारे गुड न्यूज़ सेगमेंट का पार्ट बन सकती है, वो आप बताएंगे। और अपनी आज की फेवरेट खबर बताना आपने नहीं भूलना हमें आज राइजिंग पाकिस्तान में हमारे फेसबुक पेज पे। और जनाब एक्सपर्ट सेगमेंट हमारा, माहम को हम कैसे भूल सकते हैं। माहम आएंगी और माहम हमें आज बताएंगी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्योंकि माहम जब आती है ना कोर्ट कचहरियों की माहिर, तो वो आके हमें बताती है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, लीगली क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो होती है कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच कर जाए, हम कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी हो गई है, तो उस दौरान जो है हम हमें क्या करना चाहिए, लीगल प्रोसीजर्स क्या हैं, आज हम जानेंगे माहम से। और जनाब हमारा गेस्ट सेगमेंट जो कि बहुत ही स्पेशल सेगमेंट है और स्पोर्ट्स से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आज आपकी मुलाकात करवाएंगे हम फ़रूख बशीर साहब से। अब आप पूछेंगे फ़रूख बशीर साहब कौन नहीं जानता। सबसे बड़ी बात यह है कि बेसिकली पीटीवी का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, और मतलब आप क्या, एक होता है ना कि एक पिलर जिन्होंने पीटीवी का जो है सेट किया हुआ होता है, फ़रूख बशीर साहब उनमें से हैं। कौन कौन से बेहतरीन ड्रामे, कौन कौन सी बेहतरीन उनकी जो राइटिंग्स हैं वो नहीं है। मैं आपको किस किस का नाम गिनवाऊँ अभी, क्योंकि मैं जब गिनवाने बैठ गई तो वो बहुत सारे नाम थे। तो आज आपकी तौसीक हैदर साहब मुलाकात करवाएंगे, रिकॉर्डेड सेगमेंट है फ़रूख बशीर साहब से। जनाब ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान, और राइजिंग पाकिस्तान में बेसिकली अभी वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे शाहिद आफरीदी से। आपके और मेरे, हम सब के फेवरेट बूम बूम शाहिद आफरीदी से। इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। और वादे के मुताबिक मैंने आपसे कहा था कि आपकी मुलाकात करवाएंगे आप शाहिद आफरीदी से। सब बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि मेरे भी बहुत ही फेवरेट प्लेयर हैं हम सब के बूम बूम शाहिद आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे दूर से लगा शायद अरजान आ रहे हैं, लेकिन फिर एकदम मैंने देखा तो मैंने कहा तो शाहिद आफरीदी हैं। जी, आपने मेरा गेटअप भी देख लिया है, शाहिद आफरीदी बन के आया हूँ मैं। एग्जैक्टली, आज आप बूम बूम शाहिद आफरीदी बन के आए हुए, ऐसे ही है। अच्छा, मैं चाहूंगी शाहिद आफरीदी साहब, वैसे तो पूरी दुनिया आपको ऑलरेडी जानती है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमें अपने बारे में शुरू से बताएं। मैं चाहूंगी कि जो छोटे बच्चे भी हमें देख रहे हैं ना, जिन्होंने आपको बचपन से, हम तो बचपन से आपको देखते आ रहे हैं, लेकिन जो अभी जिनका बचपन चल रहा है ना, उनको आपके बारे में पता चल सके। अच्छा, सबसे पहले तो आपने मेरे शाहिद आफरीदी कह के बुलाया। मेरा जो प्रॉपर जो फुल नेम है साहिबजादा मोहम्मद शाहिद खान आफरीदी है। ओके, तो आपका पूरा नाम है साहिबजादा मोहम्मद शाहिद खान आफरीदी। चले जनाब, ये तो इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो गया, क्योंकि हम लोग हमेशा से जो हमें था, हमारे माइंड में वही था कि शाहिद आफरीदी बूम बूम के नाम से हम आपको जानते हैं। आप मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हैं, मेरे काफ़ी सारे नाम है। लाला भी कहते हैं मुझे, शाहिद आफरीदी भी कहते हैं, बूम बूम भी कहते हैं। तो आपकी मर्जी, आप किसी भी नाम से बुलाएं मुझे। किसी भी नाम से बुला सकते हैं। अच्छा शाहिद आफरीदी साहब, मैं चाहूँगी आप अपने थोड़े से हमें रिकॉर्ड्स के बारे में भी बताएं। रिकॉर्ड्स ऐसे हैं कि मेरे 2 रिकॉर्ड्स हैं बहुत फेमस जो हैं। पहला रिकॉर्ड तो ये है कि मैंने जो पूरा करियर है मेरा, सारा करियर, उसमें मैंने दुनिया में सबसे ज़्यादा छक्के मारे हैं, 361 सिक्सेस पूरे करियर में। और दूसरा रिकॉर्ड थोड़ा सा आपस में रखेंगे, फ़नी रिकॉर्ड है कि मैं 2nd नंबर पे सबसे ज़्यादा डकआउट हुआ हूँ। अच्छा, चलिए ऐसी बातें तो हम हम किसी को बताएंगे, ठीक है, लेकिन आपने हमें बता दिया, ये हमारे लिए राज हो गया। बहुत एजाज़ की बात है कि शाहिद आफरीदी साहब ने खुद हमें बताई है ये बात। ये एक सीक्रेट था। अच्छा, और कोई सीक्रेट है जो मैं बताना चाहते? कोई बात नहीं, हम किसी को बताएंगे नहीं, क्योंकि हम और राइजिंग पाकिस्तान ना, बेसिकली हम एक फैमिली है, और हम ऐसी फैमिली है कि हम किसी को कुछ नहीं बताते। हमारी ऑडियंस भी, हम भी बातें अपने तक रखते हैं, सिर्फ गुड न्यूज़ बताते हैं आगे। लेकिन मेन यही 2 रिकॉर्ड्स है मेरे बारे में। यही मेन 2 रिकॉर्ड्स है। अच्छा शाहिद आफरीदी साहब, अभी हम देख रहे हैं वर्ल्ड कप का फीवर है। मैं फीवर इसलिए कहती हूँ कि बुखार चढ़ जाता है सबको इस वक्त, क्योंकि क्रिकेट की दीवानी कौम है हमारी भी। और अब आपको क्या लगता है, ये भी सीक्रेट है, आपस की बात है, हम किसी को नहीं बताएंगे, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है पाकिस्तान जीतेगा। हम सब पाकिस्तान के साथ हैं, हम दुआएं करते हैं घर पे बैठ के। अच्छा। हम जैसे बहुत से लोग दुआएं करते हैं, पूरा मुल्क दुआएं कर रहा होता है पाकिस्तान की टीम के लिए। अच्छा। और हमारे पास इस वक्त एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि T20 के जो फॉर्मेट के जो टॉप बैट्समैन है दुनिया में, बाबर आजम, वो भी हमारी टीम में है। अच्छा, तो आप ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे जीत सकता है, हमारे जो प्लस पॉइंट्स हैं बेसिकली, वो आप हमें बता रहे हैं कि कौन कौन से। अच्छा, एक तो ये कि हमारे पास जो है वो दुआएं हैं नंबर 1 दुआएं हैं, दुनिया के टॉप बैट्समैन है बाबर आजम। एग्जैक्टली। और तीसरी बात ये है कि मैंने अपने होने वाले दामाद को भी भेजा है बॉलिंग में, वो बॉलर है, और उसका आप गेस करें नाम क्या है? मेरे से मिलता जुलता नाम है। अच्छा जी, क्या नाम है? शाहीन आफरीदी। अच्छा, एक उनका जो असल इंट्रोडक्शन है, एक्चुअली जो शाहीन आफरीदी का इंट्रोडक्शन है, वो यही है कि शाहीन आफरीदी बेसिकली हमारे बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, और बहुत यंग एज में अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स, अपना नाम, अपनी एक पहचान बनाई हुई है। शाहीन आफरीदी अब पहचाने जाते हैं बेसिकली, उनकी अपनी एक पहचान है। उनका नाम मैंने आपको इसलिए कहा था कि उनका नाम मेरे से मिलता जुलता है, तो उनकी अपनी पहचान है, लेकिन नाम मेरे से मिलता जुलता है। नाम आपसे मिलता जुलता है, बिल्कुल जी। शाहिद आफरीदी, शाहीन आफरीदी, तो नाम तो मिलता जुलता है वाकई में। अच्छा जी, और क्या बताएंगे आप? और इसके बारे में मैं बॉलिंग, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, मैं 22 ईयर्स क्रिकेट से वाबस्ता रहा हूँ, तो मैं आपको बॉलिंग के बारे में कुछ टिप्स देना चाहूँगा। अच्छा, आप अभी हमें बता रहे हैं कि आप किस तरह से वर्ल्ड कप, पहले तो हम ये कहते हैं ना वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, तो उसमें जो बॉलर्स के लिए स्पेशली आप टिप्स दे रहे हैं कि क्या टिप्स आप देंगे जिससे, क्योंकि आपकी जो बॉलिंग में जो आपकी महारत है वो नहीं है जी, ऐसा है कि नहीं? अभी बहुत से रिकॉर्ड्स हमने वैसे ही गिनवा दिए हैं, ऐसा है ना? तो अब हमें जी बताएं कि क्या टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ग्लव्स उतार लूँ ताकि बॉल सही से ग्रिप हो सके। ओके, सो क्या है, मतलब यहाँ पे कोई मैच होने लगा है क्या? क्योंकि आपने कहा कि पिच भी है इतनी ज़बरदस्त हमारे स्टूडियो में अभी इस वक्त, और हमारे सेट भी बहुत ज़बरदस्त जो है अभी लगा हुआ है। देखें जी, पिच भी है, इसी बात पूरा क्रिकेट का माहौल है। मुझे तो लग रहा है मैं तो ग्राउंड में बैठी हुई हूँ। इसी बात पे आप बॉल पकड़े, मेरा छक्का मारने का बहुत जोर से दिल कर रहा है। ओह, ये मैं रिस्क कैसे लूँ? ये मैं रिस्क कैसे लूँ? आप अपने पिच का जिक्र किया तो अच्छा, मैं बताऊँ, क्योंकि ज़्यादातर ये नहीं कहेंगे लड़कियों को इंटरेस्ट नहीं होता, मतलब लड़कियाँ, हमारी जो क्रिकेट टीम है, वुमेन क्रिकेट टीम, वो भी बहुत आगे है अभी, और मतलब अपना तो मैं ना बॉल, अभी मुझे तो सही से बॉल भी नहीं पकड़नी आती अभी। चलो कोई नहीं, आपको सिखा देंगे। सीक्रेट था ये भी, ठीक है, ये भी एक सीक्रेट था, आपस की बात। चलो मैं नहीं बताऊंगा ये वाली, ठीक है, नहीं बताएंगे आप, ठीक है, क्योंकि फिर आप हमारा सीक्रेट रखेंगे तो हम आपका सीक्रेट रखेंगे, सही है? तो आज अब बॉल ऐसे पकड़ते हैं, कैसे बॉल पकड़ते हैं? बॉल
इसकी जो मैं आपको अब कुछ स्विंग वगैरह के बारे में बता दूं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो बॉलर्स होते हैं वो फास्ट बॉलर्स होते हैं, तो मैं आपको स्विंग के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जो स्पिनर्स होते हैं वो कम होते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, बॉल को आपने सबसे पहले यूँ ग्रिप करना होता है सीम से, और आपकी थोड़ी सी बीच में यहाँ पे स्पेस होनी चाहिए इस तरह। तो जब आपने इन स्विंग करनी है ना, तो आपने अपनी ये जो इंडेक्स फिंगर है इसको मिडिल फिंगर यूज करना होता है, इस पर थोड़ा सा प्रेशर डाल के पकड़ना होता है, बॉल पे टाइटली पकड़ना होता है, और जब थ्रो करनी होती है इस तरह से थ्रो करनी होती है कि बॉल अंदर की तरफ जाए, एंगल ऐसा बनाना होता है। तो हमारी जो बेसिकली जो हमारी क्रिकेट टीम है वो तो डेफिनेटली वो तो प्रोफेशनल से ऑलरेडी, उनको तो हम बॉल पकड़ना नहीं सिखा सकते, तो मेरे जैसे जो बिगिनर्स हैं जो कि बॉल पकड़ना सीखना चाहते हैं, छोटे बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए है कि एक्चुअली जो शाहिद अफरीदी साहब हैं वो बॉल ऐसे पकड़ते हैं। वो तो स्पिनर हूँ मैं वैसे स्पिनर हूँ, लेकिन मैं फास्ट बॉलर्स के एंगल से बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स होते हैं पाकिस्तान में। तो मैं ट्राई करूँ या आप ही करेंगे? आप ट्राई कर लें। मैं ट्राई करूँ। आपने मुझे कहा है ऐसे अपनी जो मिडिल फिंगर है उससे थोड़ा सा प्रेशर देके रखना है बॉल पे, इससे बॉल की जो ग्रिप है वो यहाँ से होगी जी, ज़्यादा प्रेशर देना है इससे। ओके जी, ऐसे है। और जब थ्रो करनी है तो ऐसे एंगल से करनी है कि बॉल अंदर की तरफ ऐसे जाए, और ऐसे नहीं कि आप हवा में उड़ा रहे हैं बॉल, ऐसा नहीं है, ऐसे ही है। चलो जी, आज क्रिकेट खेलूंगी, आज मैं अपने भाइयों के साथ जाके मैच लगाऊंगी। सही हो गया। और इसके अलावा आउट स्विंग वगैरह भी होती है, रिवर्स स्विंग भी होती है, और आउट स्विंग जो होती है इसकी ऑपोजिट होती है। आपने अपनी इंडेक्स फिंगर से प्रेशर देना होता है और फिर बॉल को थ्रो करना होता है, और ऐसा एंगल बनाना होता है कि बॉल बाहर की तरफ जाए। शाहिद अफरीदी साहब, मुझे बहुत खुशी हुई आपके आने की आज। टाइम हमारे पास बड़ा कम था, अभी मैं आपसे और भी बहुत सारी बातें कर सकती थी, बहुत सारे सीक्रेट्स पूछ सकती थी, टिप्स आपसे पूछ सकती थी, लेकिन आज मैं इसी खुशी के साथ ही सेगमेंट ख़त्म करूँगी कि मेरे पास ये बॉल है, आज मुझे बॉल पकड़ना सिखा दी है, और आज मैं इसी बॉल को लेकर जाऊंगी अपने साथ। ठीक, इजाज़त है? आपकी बॉल ले जा सकती हूँ मैं? आपकी बॉल लेकर जाऊंगी और आज मैं इससे प्रैक्टिस करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप हमारे प्रोग्राम में आए, राइजिंग पाकिस्तान को तो 4 चांद लगे शाहिद अफरीदी साहब के आने पे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। थैंक यू। नाज़रीन, हम जाएंगे एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तैयबा हमें ज्वाइन करेंगी। तैयबा जब हमें ज्वाइन करेंगी 3 अच्छी खबरें हमारे लेकर आएंगी, और 3 अच्छी खबरें वो क्रिकेट से रिलेटेड लाती हैं या पूरी दुनिया से रिलेटेड लाती हैं, वो देखते हैं अब हम इस ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से खुशामदीद, और तैयबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। 3 अच्छी खबरें हमारे लिए ले आई हैं। तैयबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहले तो आज मैं सबसे पहला सवाल ये करूंगी, चेंज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, और कहते हैं ना वैसे भी लाइफ में चेंज आना चाहिए। और जब मैं सुबह आई और जब देखा ना, तो कुछ जो चेंज ऐसे होता है जिनको देख के आपका माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है, क्योंकि गुड न्यूज़ के साथ तो मैं करूँगी आप लोगों का मूड बहुत अच्छा, लेकिन जो सेट वाला चेंज था ना, इट वाज अमेजिंग। बिल्कुल, और अपने नाज़रीन को हम ये भी बताते चलें कि हम राइजिंग पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद राइजिंग पाकिस्तान के नए सेट के साथ भी हम आएंगे, और एक और चेंज के साथ, क्योंकि चेंज हमेशा अच्छा होता है, लेकिन पुराने सेट को बहुत मिस करेंगे हम। राइजिंग के सेट को वैसे मैं भी मिस करूंगी। मतलब वो थोड़ी सी, एक तो आप यूज्ड टू हो जाते हैं हर चीज़ के, आपको पता चल जाता है, और फिर जब एक नया चेंज आता है फिर उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम चेंज इज ऑलवेज गुड। ऐसा ही है। तो ये बात 3 अच्छी खबरें आज आपने मुझे बता रही थी अभी आप ब्रेक में, कि सभी में क्रिकेट से रिलेटेड कोई खबर नहीं लाई, ताकि हम थोड़ा सा बैलेंस भी रखें, एक क्रिकेट से रिलेटेड, और अभी आप जो लेकर आएंगी खबर वो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं होगी, पूरी दुनिया से जैसे हम गुड न्यूज़ लेकर आते हैं। वो पहली खबर क्या है हमारे पास? ओके, मैं क्योंकि बताना ये चाहूँगी थोड़ा सा कि क्योंकि टीम की हम बात करते हैं, ग्रुप वर्क की हम बात करते हैं, तो बेसिकली जो न्यूज़ है वो पाकिस्तान की ही है, क्योंकि चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो टीम्स हो, हैं तो पाकिस्तान की टीम, और हमेशा हमारे लिए वो प्राउड मोमेंट ही रहेगा। तो मैं जो फर्स्ट टीम ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने क्या किया, कहाँ से उनका ताल्लुक है, और किस तरह का अनोखा काम उन लोगों ने सर अंजाम दिया, अपनी पहली गुड न्यूज़ में वो शेयर करूँगी। जिस तरह भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्रिकेट की बात तो हर जगह हो रही है, उसके चर्चे भी हो रहे हैं, स्टेडियम सज चुके हैं, लोग घरों में उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग्स हो रही हैं। तो जो मेरी फर्स्ट गुड न्यूज़ है वो ये है कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद की 9 स्टूडेंट्स की टीम ने तुर्की में होने वाले इंटरनेशनल फ्री मिशन कॉम्पिटिशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, और तुर्की हुकूमत ने जो है वो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था कंप्लीट। और ये है कि एरोस्पेस और टेक्नोलॉजी फेस्टिवल था जो उनकी तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें 85 कंट्रीज ने जो है उसमें से 240 टीम्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और जो विनर टीम थी उसको 36,000 तुर्किश लेरा कैश भी
प्राइज जो है वो उनको मिला है। जबरदस्त। अभी हम अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं टीम विनिंग टीम जो है, विनर्स जिनको हम कहते हैं, वो ट्रॉफी लेके अभी हमारी स्क्रीन पे हम देख सकते हैं। पाकिस्तान का झंडा, एक तो ट्रॉफी मुझे बहुत अच्छी लगी तैयबा, और एक चीज़ ये होती है कि ऐसे पता चलता है कि आप दुनिया में कहीं भी अगर जा रहे हैं तो आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और इसी तरह से जब आप कहीं भी जाते हैं ना, मैं कहती हूँ कि जब अब एक खुद तो आप अचीव कर रहे होते, जैसे आपने बताया कि उन्होंने एक बड़ा इनाम भी जीता, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपने वहाँ पर आइडेंटिटी अपनी शो, आपकी आइडेंटिटी बेसिकली पाकिस्तान ही है, तो अगर आपने झंडा लहरा दिया तो आपने लोगों को बताया कि हाँ आप एक प्राउड पाकिस्तानी हो। नेशनलिज्म की हमने हमेशा बात की है, तो नेशनलिज्म इसी को कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने किया क्या था मैं वो भी बताती हूँ कि अब तो कह रही हूँ ट्रॉफी तो बता दी उन्होंने, विन की, लेकिन क्या ऐसा कि उनको फर्स्ट झंडा ही देख के खुश होगी वैसे पाकिस्तान। ओके। अच्छा, इस टीम ने आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक बेहतरीन हल जो है वो पेश किया है, और इस हल के जरिए किसी भी इमरजेंसी में जो फंसे हुए लोग हैं उनकी लोकेशन मालूम करना और फिर इन तक रसाई हासिल करना, ये सबसे मेन चीज़ थी। और अगर हम इंसानी हमदर्दी की बात करें तो ये भी उसका एक बहुत बड़ा काम है। एग्जैक्टली ये एक बहुत बड़ा काम है। और तैयबा, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे यंगस्टर्स जब भी जाते हैं कहीं पर भी, और हमारे यंगस्टर्स जब भी हमारा नाम रोशन करते हैं पाकिस्तान का, स्पेशली ये कि आप एक फलाह का काम भी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात फलाही काम भी अपनी जगह पे हो रहा होता है, आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं। तो ये आइडिया, मैं हमेशा कहती हूँ कि इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम आइडिया, कि आपका आइडिया कैसा है, आप उसको किस तरह लेके चले। सोच से चीज़ स्टार्ट होती है। अगर आप पहले बैठ जाते हैं, सोच बहुत मैटर करती है। अगर आप पहले सोच लेते हैं कि हाँ बस आपने अपने आप को ही रखते हैं किसी जगह पे और आपने आगे बढ़ना है, तो शायद आप अकेले रह जाते हैं एक टाइम पे। एंड एग्जैक्टली सबीन, जब आपके माइंड में एक चीज़ होती है ना कि ये आपका मिशन है, ये आपका गोल है, आपने इसको अचीव करना है, तो उसको अचीव करने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाते हैं। एग्जैक्टली तैयबा, अगली गुड न्यूज़ क्या है? ओके, जो दूसरी गुड न्यूज़ है वो भी एक टीम की है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि मैं सारी टीम्स और ग्रुप वर्क के बारे में आज बताऊंगी कि किस तरीके से, और वैसे भी कहते हैं ना कि जो ग्रुप वर्क होता है, टीम वर्क होता है ना, उसकी जो अचीवमेंट होती है और उसके काम का मजा ही अपना होता है। दूसरी गुड न्यूज़ भी एक टीम की है और वो भी स्टूडेंट्स की है, यानी कि हमारे नौजवान क्या क्या महारत रखते हैं, क्या क्या उनके अचीवमेंट्स है, वो हैं। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स की एक टीम ने बहुत ही जदीद मगर सस्ता तरीन इंक्यूबेटर जो है वो बनाया है। ये इंक्यूबेटर बहुत ही आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जाया जा सकता है, और इसको कमर्शियल बुनियाद पर बनाने के लिए भी ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं है, जो सबसे मज़े की बात है। और इसकी सबसे अहम बात यह है कि जो न्यू बॉर्न बेबी हैं, जो नौज़ायदा बच्चे हैं, उनमें जो डेथ रेट है उसको भी ये कंट्रोल करेगा, और बच्चों की हेल्थ केयर के हवाले से एक बहुत ही अहम कदम है। एग्जैक्टली एक बहुत ही अहम कदम है, और अभी हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि किस तरह से इसको बनाया गया है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ थी, क्योंकि बच्चे जब पैदा होते हैं डेफिनेटली उनको कोई भी मसाइल हो सकते हैं। हम अक्सर देख रहे होते हैं कि बच्चे, यहाँ पर कहा जाता है कि बच्चा जो है वो, हम अमूमन जो अल्फाज यूज़ किया जाता है, शीशे में है, बेसिकली इंक्यूबेटर में उन बच्चों को रखा जाता है। प्रीमेच्योर बर्थ जिनकी हो जाती है और उनको इंक्यूबेटर्स में रखा जाता है ताकि वो मैच्योर हो सकें और अपनी ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ सकें। अदरवाइज़ जहाँ पर आपने बात की कि इकनॉमिकली भी ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है एक तरह से, तो आई थिंक ये भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी थी। तो आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त एक अचीवमेंट है, तो ये वाकई ही गुड न्यूज़ है। क्योंकि सबीन जो होते हैं, अगर हम बात करते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ की, तो वो अक्सर कुछ चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, और इस तरह की जो इनिशिएटिव हैं वो यकीनन उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एग्जैक्टली हमेशा मैं कहती हूँ आइडिया जो है वो आप अपने आप को जब सिर्फ अपने आप को नहीं लेकर चलते ना, आप आइसोलेट नहीं करते अपने आप को कि अपने लिए कुछ करेंगे, आप दूसरों के लिए जब कुछ करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली आपका अपना नाम भी हो जाता है और एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन भी होती है। एग्जैक्टली। थर्ड गुड न्यूज़ क्या है? मैं थर्ड इसलिए जल्दी जल्दी पूछा रही हूँ क्योंकि उसके बाद मेरे पास भी एक गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी है, वो आपके लिए भी है। चलें वो तो मैं सुन गई। अच्छा, जो तीसरी गुड न्यूज़ है वो माहौल के हवाले से, अगर माहौलियाती आलूदगी की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, हर इदारा भी काम करे और अपने तरीके से हम लोग भी उसमें अपना हिस्सा यकीनन जो है वो डालते हैं, और वो भी एक टीम का काम है। उन्होंने क्या किया, और वो भी स्टूडेंट्स की टीम, यानी कि डिग्री कंप्लीट भी नहीं है, आप एक स्टूडेंट उसमें हैं और आप इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ये सबसे मज़े की बात होती है। उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट ने सी बिन के नाम से एक बिन तैयार की है जो समंदर में आलूदगी को ख़त्म करने में जो है वो मावन साबित होगी। ये एक फ्लोटिंग डिवाइस है जो दुनिया के सबसे बड़े मसले यानी कि समंदरी आलूदगी को कंट्रोल कर सकती है। ये आलूदगी जिसमें गंदगी, वेस्ट मटेरियल और आयल वगैरह शामिल हैं, इसे सक कर जमा करेगी और फिर समर पंप के ज़रिए इसे ज़ाया कर देगी
और मज़े की बात है कि 1.5 किलोवाट यानी कि 1.5 किलोवाट बिजली जो है वो इसमें इस्तेमाल होगी। और इस प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर, मैं बता दूं जल्दी से पहले, इस प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर जो है वो प्रोफेसर आरिफ फरीद ने बताया है कि सी बिन इंडस्ट्रियल वेस्ट को क्लीन करने में भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। जबरदस्त तैयबा, आपने अपनी खबर कंप्लीट की, साथ साथ हमारी पिक्चर्स भी स्क्रीन से चली गई, लेकिन हम स्क्रीन पे देख रहे थे कि किस तरह से इसको बनाया गया है और आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन तैयबा मेरा इसमें मेरी तरफ से भी एक पॉइंट है, क्या? काश हमें इसकी जरूरत ना पड़ती। सही बात है। अगर हम लोग अपना काम, अपने हिस्से का काम खुद ही कर लेते ना, मतलब अगर हम देखते हैं हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप किसी पार्क में गए हैं तो वहाँ पे जिस तरह कोई भी स्पेशल इवेंट है सबीन, जिस तरह कोई भी हम लोग इंडिपेंडेंस डे ले लेते हैं, कोई भी इस तरह का फेस्टिवल ले लेते हैं जहाँ भी लोगों की गैदरिंग होती है, उन्होंने खाया पिया और उसको बजाय इसके कि उसको डस्टबिन में फेंके, उसको वेस्ट कर दें, उसी तरीके से वो फुटपाथ पे पड़े आपको नजर आएंगे, वो आपको इसी तरह सड़कों पे पड़े हुए वो शॉपर और इस तरह के बैग्स और इस तरह के तमाम चीजें। मतलब ये कि अगर कहीं भी आप जाते हैं, कहीं भी आपको लगता है कि ये वेस्ट मटेरियल है और आप बेसिकली आप कहीं भी जाते हैं, आप उस जगह को पोल्यूट नहीं करते, ऐसी बात है। एक आप अपने मजहब की भी अगर बात करते हैं तो सफाई निस्फ ईमान है, तो ये तो एक पॉइंट हो गया कि आप कहीं भी जाएं, आप कुछ भी करें, किसी भी आप कहीं पर भी जाते हैं, इसी तरह से किसी भी पिकनिक पॉइंट पे, स्पेशली अगर आप सी की तरफ जाते हैं, समंदर की सैर करने आप कभी भी चले जाते हैं, तो वहाँ पर उसको आप पोल्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी जो कचरा होता है वो तो इर्द गिर्द जो कि नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन वो आप खुद भी उठा सकते हैं। लेकिन आप अगर पानी में फेंक देते हैं कोई चीज़ तो डेफिनेटली उसको दोबारा से प्योर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, हम इनिशिएटिव को भी अप्रिशिएट करें, क्योंकि अब ज़रूरत है तो डेफिनेटली उस ज़रूरत को पूरा भी किया गया है, और ये एक बहुत 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 अहम कदम था। थैंक यू सो मच तैयबा, बहुत अच्छी अच्छी 3 खबरें थी। मेरे पास गुड न्यूज़ है। अच्छा, अब अपनी गुड न्यूज़ बताएं, मैं से वही पूछ रही थी, मुझे थैंक यू बोल दिया, अपनी वाली गुड न्यूज़ नहीं बताई। एग्जैक्टली, आज 3 की जगह हमारे पास जी 4 खबरें हैं, और हमेशा तैयबा आती है, वो कहती है मैं तो 3 खबरें लेकर आई हूँ, आपके लेके आई हूँ। तो मैंने कहा आज मैं सबसे बड़ी खबर दूँ, हम आपको लेकर जा रहे हैं अगले हफ्ते पाकिस्तान में किसी जगह पे, गेस करें। अपनी फेवरेट प्लेस रहने में हम आपको लेकर जा रहे हैं, राइजिंग पाकिस्तान आपको लेकर जा रहे हैं नेक्स्ट वीक यूके। अब हम आपको लेकर जाएंगे। अब कैसे लेकर जाएंगे? हम जाएंगे, आपको लेकर जाएंगे। कौन हमें स्पॉन्सर कर रहा है ये हम ज़रा सस्पेंस रखेंगे, या आपको नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा। शायद थोड़ा थोड़ा नेक्स्ट वीक तक हम थोड़ा थोड़ा करके आपको बताते जाएं, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। अभी आप खुशियाँ मनाएंगे, आप यूके जा रहे हैं। ये तो होगी जो गुड न्यूज़ की बात। अब हम ब्रेक पे जाएंगे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो दोबारा ज़रा क्रिकेट की बात करते हैं, क्योंकि क्रिकेट फीवर है तो बुखार तो इतनी जल्दी नहीं उतरता ना। अब इस बुखार का तो कोई हल निकालना पड़ेगा। तो हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट की बात से आपको मिलवाएंगे, मोहम्मद उवैस से, और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनसे आज हम बात करेंगे। हमेशा जो सवाल मैंने कहा था हमारे माइंड में रहता है कि हमें ज़रा बताएं कि कौन जीत सकता है, और इससे क्रिकेट से रिलेटेड कुछ भी सवाल जो आपके माइंड में, डेफिनेटली वही मेरे माइंड में, वो हम पूछेंगे वैसे। तो कहीं मत जाइएगा, आपकी मुलाकात करवाएंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और क्रिकेट लवर्स के लिए एक और सेगमेंट है राइजिंग पाकिस्तान है। वैसे तो पूरा सेट ही आज क्रिकेट है, लेकिन ऐसा है कि हम आपको बताएंगे बेसिकली उन लोगों के लिए ये अभी आज का जो सेगमेंट है बेसिकली इंट्रोडक्टरी सेगमेंट है। मोहम्मद उवैस हमारे साथ मौजूद हैं, हम क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। उनसे आज जानते हैं ज़रा कि T20 क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे हमारा सेट आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ, तो मैं सबसे पहला सवाल ही ये करूँ, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, खूबसूरत सेट है, यकीन माने, क्योंकि मैं काफ़ी डिफरेंट चैनल्स पे जाता हूँ, लेकिन ये जितना खूबसूरत सेट है शायद ही बहुत ही कम चैनल्स के पास होगा। बिल्कुल। अच्छा वैसे तारीफ़ें हमने करवा ली हैं, दूसरा काम की बात करते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप ये समझे कि मैं एज ए बिगिनर आपके सामने बैठी हूँ जिसको कुछ नहीं पता T20 क्या होता है, कौन कौन सी टीम्स खेल रही हैं, तो मैं कहूँगी यहाँ से आप स्टार्ट करें कि T20 वर्ल्ड कप बेसिकली क्या है, कितने ओवर्स होते हैं, क्या होता है? 20 होते हैं लेकिन फिर भी सबसे पहले तो क्योंकि आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप खेला जाना था इंडिया में, अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से उसको शिफ्ट किया गया यूएई के अंदर, और जो क्वालिफाइंग राउंड्स हैं उनको ओमान में पहली दफ़ा मैं कहूँगा कि नॉन एसोसिएट एक नेशन है ओमान, जिसमें क्वालिफाइंग राउंड्स खेले जा रहे हैं। और स्टार्टिंग में क्योंकि 4 टीम्स ने क्वालिफाई करना है मेन राउंड के लिए,
और सबसे बड़ी एक्साइटिंग चीज़ जो इस वक्त ये थी कि आप अगर हम तो ऑब्वियसली वेट कर रहे हैं जो बड़ा जो टूर्नामेंट जब स्टार्ट होना है, लेकिन जो क्वालिफाइंग राउंड है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जितनी बड़ी टीम्स हैं उनको टफ टाइम भी मिल रहा है, क्योंकि इसमें बांग्लादेश और अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो क्वालिफायर्स के अंदर हैं इस वक्त। तो कल भी जो मैच हुआ खास करके जो मैं कहूँगा कि लाइमलाइट में इस वक्त है ओमान वर्सेस बांग्लादेश, क्योंकि इनएक्सपीरियंस्ड है ओमान स्टिल, क्योंकि बड़े लेवल पे उनको एक बड़ी टीम से जीतना नहीं आता, लेकिन जिस तरीके से कल उन लोगों ने मैं कहूँगा कि टफ टाइम दिया बांग्लादेश को, तो इंटरेस्टिंग हो गया था देखना। और लग भी रहा था एक वक्त पे कि जतेंद्र जो कि क्या अपना ओमान के ओपनिंग बैट्समैन है कि वो शायद ओमान को एक विनिंग स्ट्रीक पे लेके जाएं, लेकिन वही चीज़ के एक्सपीरियंस बड़ा काउंट करता है। जब आप एक देखें, चाहे बांग्लादेश ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि एक पुराना नेशन है जो टेस्ट नेशन है, आईसीसी का एक्सपीरियंस्ड हैं वो लोग, तो जब एक जो नॉन टेस्ट नेशन है वो इतनी बड़ी टीम से मैं कहूँगा कि जीतना भी आसान नहीं होता है, जीतना भी आपको आना चाहिए होता है, और एक टीम वर्क होता है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी बैटिंग लाइनअप एकदम जल्दी आउट हुए तो नजर आया कि इनएक्सपीरियंस था वहाँ पर। अच्छा उवैस, यहाँ पर मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप ये भी हमें बताते चलें कि कौन कौन सी टीम्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है और कौन सी टीम्स हैं जो कि अभी क्वालिफाई करें, क्वालिफाइंग टीम्स हैं। देखिए अभी तो ओपन में कहूँगा, लेकिन हाँ स्कॉटलैंड के अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि 2 मैचेस वो जीत चुके हुए हैं और उन्होंने भी बांग्लादेश को हराया था स्कॉटलैंड टीम ने। और मैं कुछ शायकीन क्रिकेट को बताना भी चाहूँ, क्योंकि बहुत लोग, मैं क्योंकि नॉन टेस्ट नेशन से खेलता रहा हूँ यूएई से, तो बहुत लोग समझते हैं कि स्कॉटलैंड की टीम हो या आयरलैंड की टीम हो वो थोड़ी आसान होती है, उनके लड़के स्पेशलाइज्ड होते हैं काउंटी क्रिकेट के अंदर, वो प्रॉपर इंग्लिश कंडीशंस में खेलते हैं, तो एक्सपीरियंस काउंटी प्लेयर्स होते हैं, तो उन लोगों ने एक टफ टाइम भी बांग्लादेश को दिया यहाँ पर। थोड़ा सा बस ये था कि आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर पिचेस के हवाले से, क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन भी करते हैं, जो अभी हमने देखे भी मैचेस के अंदर, जो नॉट प्रैक्टिस मैचेस की बात नहीं कर रहा, जो अभी जो क्वालिफाइंग राउंड्स हो रहे हैं ओमान के अंदर। हाँ, तो अभी पिच फ्रेंडली है कि नहीं, और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान, क्योंकि मैं चाहूँगी कि हम पाकिस्तान से रिलेटेड ज़्यादा, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप जीत के आए, तो यहाँ पर मुझे बताएं कि पाकिस्तानी टीम के लिए क्या पिच अच्छी है या नहीं है। देखिए यूएई की पिचेस जो सी हैं हमेशा मैं आपको बताऊं वो टर्निंग ट्रैक रहे हैं, आसान नहीं होता एक नई टीम को वहाँ पर जाके, जो खास करके जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के जो प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि वो पसंद करते हैं बॉल जो सी है वेस्ट हाइट से ऊपर है और वो पेस को पसंद करते हैं, वो थोड़ी टर्निंग ट्रैक है। लेकिन एक एज ज़रूर मैं कहूँगा कि दूसरी टीम्स को थोड़ा बहुत ये था, क्योंकि वहाँ पर रिसेंटली आपको पता है टूर्नामेंट आईपीएल भी खेला गया, लड़के वहाँ पर थे तो यूज टू हैं विकेट्स के। लेकिन पाकिस्तान का एक प्लस पॉइंट ये है कि पाकिस्तान का वो हमेशा होम ग्राउंड रहा है, पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म वहाँ पर किया। और अभी भी आप देखें तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान की मैं कहूँगा जो स्पिन लाइनअप थी थोड़ी बहुत मुझे उसमें खामी ज़रूर नजर आई, शादाब खान क्योंकि लीड कर रहे हैं वाइस कैप्टन, लेकिन स्पिनिंग ट्रैक था, आसान नहीं था बैट्समैन के लिए स्कोर करना। लेकिन T20 क्रिकेट है और वर्ल्ड कप है, क्योंकि जब तक यूएई के अंदर नहीं खेला जाएगा, वैसे उनका जो कंडीशंस है ज़्यादातर वो स्पिनिंग ट्रैक होते हैं, स्लो विकेट्स होती हैं, आसान नहीं है वहाँ पर बैटिंग करना। लेकिन मैं कहूँगा कि वर्ल्ड कप है, शायद उसका मॉइस्चर तो इतनी इजाज़त नहीं देता, लेकिन शायद थोड़ा बहुत विकेट्स को चेंज किया जाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया शायकीन क्रिकेट चाहते हैं कि बड़ा स्कोर हो और वो चेज भी हो। क्योंकि मैं भी अगर बैठा होऊंगा, चाहे मैं क्रिकेटर रहा हूं, तो मुझे नहीं होगा कि यार 127 रन हो और वो भी टफ हो चेज करने में, मैं चाहूंगा बड़ा स्कोर हो, वो चेज भी हो, कि ज़्यादा बाउंड्रीज और छक्के लगें, जो शायकीन क्रिकेट आजकल पसंद करते हैं। हाँ। तो ये चीज़ है, देखने वाली बात है कि विकेट कैसा रिएक्ट करेगी। वैसे पाकिस्तान की जो आपने बात की, देखें अच्छी बात थी कि पाकिस्तान का 2 जो से हैं वार्म अप मैचेस हैं, आज शायद साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आपने अच्छा खेला। लेकिन फिर मैं गुजारिश भी करूंगा, देखें आप लड़कों को लेके जाते हैं, दहानी है या हैदर अली है, जो लड़के यंगस्टर्स आपके साथ गेम हैं, ये राइट टाइम होता है जब आप उनको प्रैक्टिस मैचेस में चांस देते हैं। अगर आप ये कोशिश करें कि उनको हमने धकेलना है, जो प्रेशर मैचेस होते हैं इंडिया के खिलाफ या जो बड़े मैचेस हैं, तो उनके साथ भी ज्यादती होती है। आज आपके पास एक प्रैक्टिस मैच और काउंट तो होता नहीं आईसीसी के अंदर, आप एक अपना स्क्वाड के अंदर देखते हो कौन सा लड़का प्लेइंग 11 के अंदर बेस्ट है, तो कोशिश ये करें कि आप उस लड़के को आज उतारें आज के मैच में, ताकि उसको एक कॉन्फिडेंस मिले और टीम उसको बैकअप करे। ऑब्वियसली जब आप फेमिलियर हो जाते हैं, आपके शुरू के मैचेस हैं, आप एक तरह से आप फेमिलियर हो जाते हैं एक इन्वायरमेंट के साथ, पिच के साथ, तो डेफिनेटली जो आपके बड़े मैचेस हैं, बड़े मैच की तरफ भी हम ज़रूर आएंगे, तो हमारे बड़े मैचेस हैं उनमें भी बेसिकली उनको फिर कॉन्फिडेंस मिलता है और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि पाकिस्तान में जो न्यूजीलैंड वाला सिनेरियो हुआ उसके अंदर आप, क्योंकि आप हमेशा अपना एक न्यू कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं होम कंडीशंस के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका। लेकिन राइट टाइम पे आपको एक T20 टूर्नामेंट मिला, यहाँ पर आपने लड़कों को देखा, एक वो प्रॉपर एक मैं कहूँगा बूस्ट मिला, जब वो एक
प्राइम मिनिस्टर साहब से आया कि जी टीम को चेंज किया जाए, तो वो बूस्ट था एक लड़कों के लिए, उन्होंने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया। अब यही टीम है, आपको बैकअप करना है। देखें अभी भी लोग बड़ा तनकीद करते हैं कि इफ्तिखार को आना चाहिए था, आसिफ को बाहर होना चाहिए, लेकिन देखें अब जो आपके पास है जूस, आपने इसको बैकअप करना है। लेकिन अवैस यहाँ पर ये भी है कि एक बहुत बड़ा चेंज लाया गया है, उसके अंदर बहुत से लोग हैं जो कि उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि कह रहे हैं कि बस अब जैसे आपने बात की कि जो अक्लमंदी की बात है वो भी यही है कि आपके पास यही टीम है और इसी टीम को आपने लेकर चलना है। जैसे कि आपने बताया कि स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप जो नए लड़के हैं उनको मौका दें टेस्ट मैचेस में कि वो खेलें और वो फ्रेंडली हो जाएं एनवायरनमेंट से और बेसिकली वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। हमारे पास वक्त बहुत कम है, बड़े मैच की भी हमने बात करती, लेकिन हम वो बात करेंगे कल या परसों, हम देखेंगे करीब करीब बड़े मैच के बारे में हम बात करेंगे। आपको भी पता और जो हमें देख रहे हैं शायकीन क्रिकेट उनको भी पता होगा हम किस मैच की बात करें, उस सिलसिले में हम बात होगी। थैंक यू सो मच अवैस, बहुत अच्छा लगा। हैव अ गुड डे। नाज़रीन हम जाएंगे ब्रेक के जाने, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो माहम हमें ज्वाइन करेंगी और माहम आज हमें बताएंगी कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कोर्ट कचहरी की माहिर जो है माहम ब्रेक के बाद हमें बताएंगी कि बेसिकली लीगली कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और इसके बेसिकली प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं। इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और क्रिकेट से थोड़ी ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा हम आते हैं कोर्ट कचहरी की तरफ। तो कोर्ट कचहरी की माहिर माहम हमारे साथ मौजूद है। माहम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सुबीन, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं माहम? ठीक, अल्लाह का शुक्र। माहम कैसा फील हो रहा है चेंज? बहुत अच्छा फील हो रहा है एक्चुअली फॉर अ चेंज, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। मतलब आप मिस नहीं कर रही हमारे पुराने सेट को? नहीं वो तो करूंगी, बिल्कुल बता दिया उसको हम मिस कर रहे हैं, लेकिन चेंज इज ऑलवेज गुड। तैयबा ने भी बड़ी वो ना सेफ साइड से निकली है। आपने एक वकील को फंसा दिया आज। तो मेरे अंदर थोड़ी स्किल से मैं मान जाती हूँ। ऐसे ही बिल्कुल। मैम आज हमने बात करनी है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, मैं चाहूंगी कि बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हम बेसिकली लीगल चीज़ों को लीगली नहीं जानते। एग्जैक्टली, हमें नाम जरूर पता होते हैं, लेकिन लीगली वो लीगल चीज़ें कैसे होती हैं उनकी हमें समझ नहीं होती। एग्जैक्टली, तो आप मुझे बताएं कि लीगली कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है बेसिक से। कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन अगर हम उसकी कहें ना कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सपोज सबीन आप मेरे पास आई हैं, आपने ये मग खरीदना है मेरे से, इसके भी असूल हैं, इसके भी प्रिंसिपल्स हैं कि कैसे ये मग आप खरीद सकती हैं मेरे से। और अगर सपोज आप ये मग ले जाती हैं, मुझे पैसे दे के नहीं जाती हैं, तो फिर क्या मैं आपको सू कर सकती हूँ कि मग तो आपके पास चला गया, ना मुझे पैसे मिले, मेरी चीज भी आपके पास चली गई और ना मुझे पैसे मिले? क्योंकि रिटर्न में कुछ नहीं था। आपसे जब कहा जाता है कि ठीक है इस चीज का प्रूफ दे, तो आपके पास प्रूफ तो बेसिकली है ही नहीं, क्योंकि आपने कोई सिग्नेचर नहीं लिए हुए। एग्जैक्टली, तो आप क्लेम नहीं कर सकते। और उस टाइम पे आपने कहा था कि ये मैं सपोज हम कहते हैं कि 100 रुपए का मग रखना है, तो ये 100 रुपए का आपने मेरे पास रखे नहीं और आप मग भी ले गई और 100 रुपए भी ले गई, तो मैं अब क्या करूंगी? सो इसको बेसिकली आपकी छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट के उसके एम्बिट में आती है। हम कहते हैं कि इवन अगर आपने ये मग खरीदना है, या इवन अगर आप बड़े स्केल पे चले जाएं, कोई एम्प्लॉयमेंट किसी के पास आपने जाके काम करना है, या इवन अदरवाइज कोई मार्केटिंग कुछ भी है, हर चीज़ में कॉन्ट्रैक्ट आता है। अब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिकली प्रिंसिपल्स क्या हैं कि क्या होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में? कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं ऑफर। यानी कि ये मग तो है मेरे पास, बट मैंने आपको बेचने की ऑफर ही नहीं की, तो आप ये लेके जा नहीं सकती। और जब मैंने आपको ऑफर नहीं की है, सो अगर आप लेके जाएंगी तो ये चोरी होएगी। सो ये ऑफर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं चाहूँ कि माहम मुझे पसंद आ गया और मैं ये मग लेकर जा रही हूँ और मैं पैसे भी रख जाती हूँ, तो ये आपने मुझे ऑफर दी। ऑफर किसी भी पार्टी से निकल सकती है, जबरदस्ती आप नहीं कर सकते कि ये चीज मुझे पसंद है तो आप ये बस मुझे दे दे, बेशक मैं पैसे रख के जा रही हूँ। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ नहीं है कि मैंने आपको कहा है कि सबीन ये ऑफर है, आप ये मग लेना चाहेंगे। एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत जरूरी है, जिसमें पार्टीज का कंसेंट। मैंने ये मग रख दिया आपको ऑफर करने के लिए, बट क्या आपको एक्सेप्ट किया है आपने? क्या आपको कबूल है कि हाँ माहम मुझे ये मग चाहिए? ठीक है। और फिर इसके साथ जिसमें हम कहते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कंसिडरेशन का। कंसिडरेशन कि कुछ एक्सचेंज में दो, कुछ पैसा दो। ये नहीं है कि आप ले गई हैं तो फिर तो हो सकता है वो गिफ्ट हो, जो हमने एक पहला हिबा का शो किया था, वो गिफ्ट हो जाएगा।
आपने मुझे कुछ इन रिटर्न देना है। वो ज़रूरी नहीं है, कहा जाता है अमूमन तौर पे कि मनी होनी चाहिए, मॉनेटरी कुछ भी होना चाहिए, बट सपोज आप ये मग लेके जाती हैं और मैं आपसे आपकी रिंग ले लेती हूँ, ओके, सो ये 3 प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक हो इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में जो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहते हैं कि पार्टीज़ की इंटेंशन थी कॉन्ट्रैक्ट करने की, क्या वो करना चाह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जब एक बार कोई ब्रीच होता है, अभी हम उसकी तरफ आते हैं कि ब्रीच क्या होता है, लेकिन क्या पार्टीज इंटेंशन देना चाह रही हैं, क्या उनकी थी, और क्या वो इस एज को अटेन कर गई हैं। पाकिस्तान में 18 साल से ऊपर आपके पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट करने का। ठीक है, अगर 18 साल से आप कम उम्र हैं तो आप नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, जी, लीगली आप नहीं कर सकते। लीगली क्योंकि आप लीगल एज को अटेन नहीं करते हो तो आप लीगली यू कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, आपके बिहाफ पे आपका गार्डियन कर सकता है, लेकिन ओके, मैं भी इस अगला सवाल करने लगी थी कि बच्चों के तो ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। मग से आपने स्टार्ट की छोटी चीज से कि भाई क्लास में, अब ऐसा भी क्लास में होता है कि अच्छा इसने मेरा पेन ले लिया, मैंने तो दिया नहीं, मतलब कोई भी चीज होती है छोटी से छोटी, तो बच्चे क्या करें हम? एग्जैक्टली, लेकिन उसमें अगर बच्चे प्रॉपर लीगल अपनी बाइंडिंग ड्यूटी में आते हैं तो फिर उनका जो गार्डियन या उनका पेरेंट कोई भी उनके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, वो कर सकता है। एग्जैक्टली, जी ठीक है। अच्छा माहम, मुझे ये बताएं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली हम आम अल्फाज में ये अल्फाज हम यूज़ करते हैं कि इसने इस कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की है, तो अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं लीगली? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने स्टार्ट ही किया था कि आप मग ले जाती हैं लेकिन आप नहीं कहती हैं, उसमें फिर आपके पास जो रेमेडी अवेलेबल है कि अच्छा अब क्या करना है। ठीक है, 3 तरह की रेमेडीज आपके पास अवेलेबल होती हैं, या आप कोर्ट में जाके कहेंगे कि इससे कहें कॉन्ट्रैक्ट पूरा परफॉर्म करें। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा है कि सबीन आपने इस दिन आके शो करना है और आप नहीं करती हैं तो मैं कोर्ट से जाके कहूँगी कि आप परफॉर्मेंस उसकी कंप्लीट करें। ठीक है, प्रोड्यूसर साहब इसमें बहुत ज़्यादा चौकन्ने भी हो गए। लेकिन राइजिंग पाकिस्तान डेफिनेटली हम तो रोज़ आना चाहते हैं, हम तो सैटरडे संडे को भी आना चाहेंगे, ज़्यादा हो गया। जी बिल्कुल। So, एक तो आप कोर्ट से जो मांग सकते हैं वो परफॉर्मेंस मांग सकते हैं। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता और इवन अदरवाइज आप कोर्ट से कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं कि मुझे तो इतना नुकसान हो गया है, जिस तरह ये 100 रुपये का मग आपने मुझसे ख़रीदा नहीं, अब मुझे पैसे चाहिए, सो आप मुझे कॉम्पनसेट करेंगी, मॉनेटरी बेसिस पे आप मुझे कॉम्पनसेट करेंगी। ठीक है। अच्छा माहम, सॉरी मैं आपकी बात कट करी हूँ, अगर तो जो आपने बताया कि आपको कोई मॉनेटरी बेसिस पे आपको कॉम्पनसेट करना होता है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिख दी जाती है अमाउंट के आप, या फिर उस टाइम पे ऑन स्पॉट कुछ भी कोर्ट आपको दे सकता है कि आपने ये अमाउंट पे करनी है? पहले होता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की तो इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। नहीं, सो यूजुअली ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा जाता। अब मुझे नहीं पता कि कल को क्या डैमेज मुझे कॉज हुआ है, सिर्फ ये मैं 100 रुपये अब आपसे नहीं लूंगी, हो सकता है मुझे इसकी वजह से और भी नुकसान पेश आया है, सो वो मैं सब कंबाइन करके एग्रीगेट करके कोर्ट से मांगूंगी। अगर कोर्ट को ठीक लगता है वो देगा, अगर नहीं लगता तो उसको ऊपर नीचे कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है करने की, वो कर सकता है कोर्ट। जी जी जी। सो माहम, इसमें बेसिकली ये बताइएगा कि अगर उसके बाद भी कोर्ट ऑर्डर्स को नहीं सुना जाता, अगर आप वो अमाउंट जो आपको डेडलाइन दी गई है उस पे आप पे नहीं कर पाते, तो क्या फिर मजीद उसके आगे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि आपको एग्जीक्यूशन करानी पड़ती है अगर आपका नहीं मान रहा या कुछ ऐसी चीज़ हो गई है, तो फिर उसके फर्दर आपके फर्दर होते हैं। अच्छा माहम, इसके कोई स्पेशल लॉयर्स होते हैं? यूजुअली हम कहते हैं कि जो सिविल के माहिर हैं या जो कॉर्पोरेट के माहिर हैं, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें कॉर्पोरेट साइड पे आती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ बड़े बड़े फॉर्म होते हैं, सो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट अगर कॉर्पोरेट साइड पे तो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, अगर एक आम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको सिविल लॉयर्स जो बेसिकली जिनको ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट किस नौयत का है, किस लेवल का है, उसके लिहाज से जो है आप अपने लॉयर को हायर करते हैं। ऐसा नहीं कि आप, क्योंकि ये एक डिफरेंस रखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि कौन किसका एक्सपर्ट है, अकॉर्डिंगली वो उसको डील करता है। माहम, वक्त बहुत कम है हमारे पास, दिल तो चाह रहा है मजीद और इस पे बातें करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे अपने माइंड में भी, लेकिन हम दोबारा इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। या ऑन एयर तो चलें, ठीक है, आपने नहीं बताया, उससे ब्रेक में पूछ लूँगी, ठीक है? बस ये फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच माहम, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच सबीन, यू टू। नाज़रीन, हम जाएंगे अब ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट, हमारा गेस्ट सेगमेंट, हमारा स्पेशल सेगमेंट तौसीक हैदर साहब मुलाकात करवाएंगे आज पीटीवी के लेजेंड से। मैं पीटीवी के लेजेंड इसलिए कहती हूँ क्योंकि उनका जितना नाम है
पीटीवी में, कि जितना कंट्रीब्यूशन है पीटीवी में, फ़रूक बशीर साहब अगर नाम ले लिया जाए वही काफ़ी है उनका तो। और दूसरी बात ये है कि उनके जितने भी काम हैं, हम उनके ड्रामास देखें, उनकी प्रोडक्शन देखें, उनकी डायरेक्शन देखें, तो इतना कुछ है, तो ये हम जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। देखते हैं इस ब्रेक के बाद कहीं मच जाएगा राइजिंग पाकिस्तान।